समसूत्री कोशिका विभाजन। कायिका कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपानों में पूर्ण होता है। वे 2 सोपान अर्थात प्रकल विभाजन अर्थात केंद्रक का विभाजन और दूसरा है परिकल विभाजन अर्थात जीव द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन 4 चरणों में पूर्ण होता है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था के पहले जो हमारी कोशिका है वो ऊपर जो डायग्राम दिखाया गया है उस प्रकार से होती है। तो पूर्वावस्था में जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र हमें स्पष्ट रूप से केंद्रक में दिखाई नहीं देते हैं। वो केंद्रक के अंदर धागे के आकार के होते हैं। केंद्रक में एक छोटी केंद्रकी भी पाई जाती है और केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण भी दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में। तो अब हम देखेंगे पूर्वावस्था। इस अवस्था में नीचे जो डायग्राम दिया है वो पूर्वावस्था का है। पूर्वावस्था में जो पूर्वावस्था के पूर्व की अवस्था थी, मतलब जो पूर्वावस्था के पहले की अवस्था थी, उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे पूर्वावस्था के समय गुणसूत्रों का वलीभवन घनीभवन होना आरंभ होता है। मतलब जो गुणसूत्र धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं केंद्रक में पूर्वावस्था के पहले वाले में, वो अब क्या करने लगते हैं, वो संघनित होना शुरू कर देते हैं। पतले और नाजुक धागे के समान गुणसूत्र जो होते हैं वो अब मोटे हो जाते हैं। ये गुणसूत्र अपने अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं। मतलब जो पूर्वावस्था है, यहाँ पर आपको पूर्वावस्था दिखाई दे रही है। पूर्वावस्था में आप गुणसूत्र देखेंगे तो वो मोटे हो गए हैं। पहले डायग्राम में आपको धागे की जैसी रचना दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे डायग्राम में आप देखोगे कि गुणसूत्र जो धागे जैसे वहाँ पर ऊपर थे वो अब यहाँ पर छोटे और मोटे हो जाते हैं और ये अपने अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको प्राणी कोशिका में तारक केंद्र द्विगुणित होते हैं। ऊपर आपको जो रचना दिखाई दे रही है स्टार जैसी, वो अब क्या हो गए, द्विगुणित हो गए हैं। आपको नीचे वाले डायग्राम में वो सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इस तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक राइट हैंड साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्राणी कोशिका में तारक केंद्र द्विगुणित होते हैं तथा कोशिका के दोनों सिरों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। आप केंद्रक आवरण देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में केंद्रक आवरण आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें आप देखोगे वो कम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो क्या होता है, केंद्रक आवरण लुप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे चेंजेस हम देखते हैं कि पूर्वावस्था में आते हैं। अब दूसरी अवस्था है मध्यावस्था। सभी गुणसूत्रों का घनीभवन वलीभवन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि गुणसूत्र क्या हो गए, एकदम उनका जो घनीभवन था या वलीभवन था वो पूर्ण हो चुका है। घनीभवन मतलब वो संघनित होते हैं, तो वो पूर्ण हो चुका रहता है। तत्पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र अपने अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ पर गुणसूत्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और सभी गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे विषुववृत्तीय प्रतल में दिखाई देते हैं। मतलब वो एक अपने आप को सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। सारे गुणसूत्र सेंटर में आ जा रहे हैं, जिसको हम विषुववृत्तीय प्रतल कहते हैं। दोनों तारक केंद्र आपको स्टार की तरह यहाँ पर दोनों साइड में दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो वो तारक केंद्र तथा प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के मध्य विशेष प्रकार के लचीले प्रथिन के धागे या तुर्क तंतु का निर्माण होता है। आपको दिखाई दे रहा है कि गुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु है
वहाँ से एक धागे की जैसी रचना है जो किससे जुड़ रही है, तारक केंद्र से। ठीक है, तो ये चेंजेस उसमें आते हैं। तो दोनों तारक केंद्र तथा प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के मध्य विशेष प्रकार के लचीले प्रथिन के धागे, जिसको हम क्या कहते हैं, तुर्क तंतु, का निर्माण होता है। केंद्रक आवरण, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था, आपने देखा था कि पिछले डायग्राम में केंद्रक के ऊपर आवरण था। यहाँ पर केंद्रक आवरण पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी नष्ट हो गया है। तो ये था हमारा मध्यावस्था। मध्यावस्था के बाद आता है पश्चावस्था। अब इसमें आपको और भी चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, तुर्क तंतु की सहायता से प्रत्येक गुणसूत्र, यहाँ पर जो तुर्क तंतु है, धागे जैसी रचना होती है, वो क्या करते हैं, जो गुणसूत्र हैं उनको दोनों तरफ खींचते हैं, दोनों तारक केंद्र की तरफ खींचते हैं। तो तुर्क तंतु की सहायता से प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। अलग हुए गुणसूत्र को हम अब संतति गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पर गुणसूत्र अलग हो गए हैं और इनको हम संतति गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र केले के घड़ के समान दिखाई देता है। आपको ये जो गुणसूत्र है अब किस तरह दिखाई दे रहा है, केले के घड़ होते हैं ना, उसकी तरह दिखाई देते हैं। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्रों के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंचाए जाते हैं। तो ये था हमारा पश्चावस्था। इसमें हमने देखा कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या हो गए हैं, विभाजित हो गए हैं गुणसूत्र बिंदुओं के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगली अवस्था है अंत्यावस्था। तो अंत्यावस्था में क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम। अंत्यावस्था में होने वाली प्रक्रिया पूर्वावस्था की प्रक्रिया की विपरीत होती है। मतलब पहले क्या हुआ था कि गुणसूत्रों का जो घनीभवन हुआ था, अब ये क्या हो रहा है, उल्टा होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले हमने देखा था घनीभवन हो रहा था, अब अंत्यावस्था में उल्टा होना शुरू हो जाता है। प्रक्रिया पूर्वावस्था की प्रक्रिया की विपरीत होती है। इस अवस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे हुए प्रत्येक गुणसूत्रों का विसंघनन मतलब अलगीभवन, मतलब वो अलग होने लगते। जो गुणसूत्र छोटे और मोटे हो गए थे, जिनका धागे से वो छोटे और मोटे से आकार में आ गए थे, अब वो वापस से क्या होने लगते हैं, फैलने लगते हैं और धागे के आकार में होने लगते हैं, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र पुनः पतले लचीले धागे के समान परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाते हैं। एक कोशिका में दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। मतलब एक कोशिका थी, इसमें अब आपको दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तुर्क तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसके पहले जो हमने डायग्राम देखा था उसमें तुर्क तंतु दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस अवस्था में तुर्क तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। एक कोशिका में दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती हैं। तुर्क तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है और तत्पश्चात परिकल विभाजन अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन आरंभ होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे जो हमारे यहाँ पर केंद्रक का विभाजन पूरी तरह हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है। तो कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य का विभाजन। तो जीव द्रव्य के विभाजन में देखो, जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसे संतति कोशिकाएं कहती है। यहाँ पर जीव द्रव्य का पहले केंद्रक का विभाजन हुआ था, अभी तक हमने देखा था। अब यहाँ पर जीव द्रव्य का भी विभाजन हो गया है और हमारे पास दो कोशिकाएं, जिन्हें हम संतति कोशिकाएं कहते हैं, उनका निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में कोशिका की विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे वह नीचे धंसती जाती है
और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिकाओं में इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच एक कोशिका पटल का निर्माण होकर जीव द्रव्य का विभाजन होता है। तो अब हमारा समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि उसमें कितनी अवस्थाएं थी समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। पहले होता है प्रकल विभाजन और दूसरा होता है परिकल विभाजन। प्रकल विभाजन में हमने देखा था 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। उसके बाद जो सेकंड प्रक्रिया थी वो थी जीव द्रव्य का विभाजन, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे समसूत्री विभाजन की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है। तो समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, जख्मों को भरने के लिए, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है।